हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लागत चैप्टर का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लेना। उसमें मैंने लागत का कंसेप्ट, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत अच्छी तरीके से समझाया था। तो अगर वो देख लोगे तो आज की क्लास और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज हम लागत के चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं और इसका पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। पार्ट सेकंड के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं अल्पकालीन लागतें क्या होती है, यानी शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होता है। अल्पकालीन लागतों के अंदर सबसे पहला समझेंगे स्थिर लागत, जैसे हम कुल स्थिर लागत भी कहते हैं। दूसरा समझेंगे कुल परिवर्ती लागत, या इसे परिवर्ती लागत भी कहते हैं। और उसके बाद समझेंगे कुल लागत। अल्पकालीन दो तरीके की लागत होती है, स्थिर लागत और परिवर्ती लागत, और इन दोनों का जो सम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुल लागत। तो तीनों चीजें आज मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। डेफिनेशन, डायग्राम, शेड्यूल, हर एक चीज हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कुल स्थिर लागत या स्थिर लागत। इसे आप लोग टीएफसी याद रखना, टोटल फिक्स कॉस्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे टीएफसी जरूर वर्ड याद रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको टीएफसी वर्ड मिलेगा, तो याद रख लेना। इसकी फुल फॉर्म होती है टोटल फिक्स कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट क्या होता है? देखो, किसी भी कारखाने, फैक्ट्री, कंपनी, हर जगह दो तरीके के शॉर्ट टर्म कॉस्ट होते हैं। या तो वो फिक्स होते हैं या फिर वो वेरिएबल होते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। मैंने एक फर्नीचर की फैक्ट्री खोली, लास्ट क्लास में भी मैंने यही एग्जांपल लिया था। मैंने एक फर्नीचर की एक फैक्ट्री खोली, और जो फैक्ट्री है उसका जो बिल्डिंग है वो मैंने किराए पे लिया, और वो किराया है उसका 50,000 रुपये। अब हुआ क्या, मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मैंने पहले महीने में कोई प्रोडक्शन नहीं करा। पहले महीने के अंदर मुझे मशीन वगैरह सेटअप करने में ही टाइम निकल गया, पूरा एक महीना खत्म हो गया। एक महीने में कोई प्रोडक्शन, कोई उत्पादन नहीं हुआ। लेकिन एक महीने के बाद मकान मालिक आता है, बोलता है कि भाई मेरा रेंट दे दो। अब क्या मैं उसको ये बोल सकता हूं कि मैंने पूरे महीने तो सर कोई प्रोडक्शन ही नहीं करा, तो रेंट किस बात का? ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हमने उसकी जमीन तो ले रखी है, उसका एरिया तो हमने ऑक्युपाइड कर रखा है, तो हमें किराया तो देना ही पड़ेगा। 50,000 रुपये मैंने किराया दिया जब मैंने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करा। अगले महीने मैंने 10 लाख रुपए का प्रोडक्शन करा, तो अब मकान मालिक किराया लेने आया तो क्या मुझसे बढ़ा के ले लेगा किराया? अभी भी वो मुझसे 50,000 रुपये ही लेके जाएगा। अगले महीने मेरा प्रोडक्शन 15 लाख रुपए का हुआ, तो भी मुझे किराया कितना देना है? 50,000 ही देना है। यानी किराए का जो खर्चा है वो अल्पकाल, किराए का कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1 साल के लिए तो हुआ ही होगा, और 1 साल से कम का समय अल्पकाल ही है। तो 1 साल तक चाहे मैं प्रोडक्शन बिल्कुल ना करूं, प्रोडक्शन बढ़ा दूं, कम कर दूं, मुझे रेंट लगभग 50,000 रुपए ही देना है। इसे कहते हैं हम लोग स्थिर लागत। तो सिंपल सी बात यह है कि स्थिर लागत वो होती है जो प्रोडक्शन बढ़ाने से नहीं बढ़ती, उत्पादन को कम करने से कम नहीं होती, और उत्पादन शून्य होता है तो भी उत्पादन शून्य होता है तो भी वो जो लागत है वो सेम ही रहता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमने किसी मजदूर को 15,000 रुपए की सैलरी पर काम पे रखा। अब पहले महीने बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, मजदूर बैठा रहा, लेकिन फिर भी मजदूर 1 महीने के बाद आपसे 15,000 रुपए की सैलरी मांगेगा। अगले महीने आपने उससे ज्यादा काम करवाया, उसका काम का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, आपने पूरे अपने वर्किंग हार में, जो भी उसका वर्किंग हार था उसमें आपने खूब काम करवाया उससे, तो भी वो अपनी सैलरी 15,000 ही रुपए लेगा। तो वो जो सैलरी आप उस बंदे को दे रहे हो वो सैलरी भी कैसी है? एक स्थिर है, यानी बंधी लागत है। आप समझते हैं स्थिर लागत या स्थिर लागत का मतलब क्या होता है? वे लागत जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहती है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर, यानी कि उत्पादन 0 हो जाए, उत्पादन बढ़ जाए, उत्पादन कम हो जाए, लेकिन वो लागत एक समान रहती है। इसे बंधी लागत, इसे पूरक लागत, इसे ऊपरी लागत, या इसे अप्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। तो कई सारे नाम हो गए हैं, ठीक है। कुल स्थिर लागत के कई सारे नाम हैं, बंधी लागत, पूरक लागत, ऊपरी लागत, अप्रत्यक्ष लागत भी हम लोग इसे कहते हैं। उदाहरण के लिए स्थायी मजदूर को दिए जाने वाला वेतन, मजदूरों को जो हम वेतन देते हैं, उधार पूंजी पर दिया गया ब्याज। अगर आपने उधार लिया हुआ है तो इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। इससे मतलब नहीं कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है, जितना बनेगा आपको देना पड़ेगा। इसीलिए इंटरेस्ट का जो खर्चा होता है वो भी एक स्थिर लागत होता है। एक शेड्यूल हमने बनाकर यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर प्रोडक्शन 0 यूनिट है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। 0 पर भी आपका खर्चा टीएफसी 100 है। अब यहाँ पे 10,000 लिख लो, 20,000 लिख लो, 40,000 लिख लो, 50,000 लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने 100 लिख दिया है। 0 पर भी 100 है, 1 पर भी 100 है, 2 पे भी 100 है, और 3 पर भी 100 है। यानी टीएफसी प्रोडक्शन के हर लेवल पर कैसा है? सेम है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर
जो खर्चा एक समान रहता है उसको हम लोग स्थिर लागत कहते हैं। तो ये बात हमने आपको शेड्यूल से भी समझा दिया, तालिका से समझा दिया। अब आ जाते हैं हम लोग रेखा चित्र। सबसे पहले याद रखना है कि इसका जो रेखा चित्र होता है ये बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष के समानांतर बनता है। कैसा बनता है? एक्स अक्ष के समानांतर। कारण क्या है? मान के चलता हूं यहां पर मैं लेता हूं 50 और यहां पे मैं ले लेता हूं 100। ये 100 ले लिया, एग्जांपल ऐसे समझा देते हैं। यहां पर है 1 यूनिट, तो पहली यूनिट पर उत्पादन जब 1 यूनिट करते हैं तो खर्चा कितना है? टीएफसी का 100। अगर 2 इकाई करते हैं तो भी कितना है? 100। 3 इकाई करते हैं तो भी कितना है? 100। 4 इकाई करते हैं तो भी कितना है? 100। अगर आप इसको मैच करोगे तो कैसा बनेगा? बनेगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही, यानी कि एक्स अक्ष के समानांतर बनेगा। तो सीधा याद रखना है टीएफसी का रेखा चित्र कैसा बनेगा? एक्स अक्ष के समानांतर बनेगा। तो एक बात आपको मैंने क्लियर कर दी कि भाई स्थिर लागत क्या होता है। कई बार एग्जाम के अंदर कुछ कंपोनेंट दिया जाएगा, आपको कुछ उदाहरण दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये स्थिर लागत है कि परिवर्ती लागत। दिमाग लगाना है कि अगर उत्पादन बढ़ाया जाए और कम किया जाए और वो सेम रहे तो आप समझ जाना वो स्थिर लागत है। अब आते हैं परिवर्ती लागत। इसे कुल परिवर्ती लागत बोल लो या सिर्फ परिवर्ती लागत भी बोल लो। शॉर्ट फॉर्म याद रखना टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंग्लिश में, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है। सबसे पहले आ जाते हैं अर्थ पे। वे लागतें जो उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष, उत्पादन के साथ कैसे? उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से बढ़ता है। इसका मतलब उत्पादन बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, उत्पादन कम होगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात उत्पादन बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है और शून्य होने पर शून्य हो जाता है। या तो ये डेफिनेशन लिख लो उठाकर या फिर यहां तक की डेफिनेशन लिख लो। 2 डेफिनेशन हो गई यहां पर, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख लो। एक एग्जांपल देता हूं परिवर्ती लागत, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने आपको फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था, फर्नीचर वाला। मैंने बोला पहले महीने कुछ भी काम नहीं हुआ, पहले महीने बिल्कुल सारे लोग बैठे रहे, मशीनरी लगाने में, सेटअप लगाने में ही पूरा टाइम निकल गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक भी फर्नीचर नहीं बनाया, एक भी सोफा सेट नहीं बनाया, एक भी अलमारी नहीं बनाया, तो क्या लकड़ी का खर्चा, फेविकोल का खर्चा और सनमाइके का खर्चा और भी जितनी चीजें इस्तेमाल होती है रॉ मटेरियल के तौर पे, क्या उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होगा? एक भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई प्रोडक्शन ही नहीं करा। तो लकड़ी का खर्चा, सनमाइके का खर्चा, फेविकोल का खर्चा कैसा हो गया? 0 हो गया। वैसे कोई भी खर्चा नहीं हुआ यहां पर। तो इससे पता चलता है कि जो कच्चे माल का खर्चा है वो एक परिवर्ती लागत है। तो परिवर्ती लागत क्या होता है? अब अगले महीने मान के चलो मैंने अपना प्रोडक्शन जो है डबल कर दिया, मैंने अपना प्रोडक्शन डबल कह रहा हूं, सॉरी, मैंने अपना प्रोडक्शन जो है 100 इकाई कर दिया, तो लकड़ी भी 100 इकाई के बराबर लगेगी, फेविकोल भी 100 इकाई के बराबर लगेगी, सनमाइका भी 100 इकाई के बराबर लगेगा। जैसे जैसे मैं सोफा सेट, जैसे जैसे मैं चेयर, ये सारी चीजें बढ़ाना शुरू करूंगा, इनका प्रोडक्शन ज्यादा करता जाऊंगा, इनमें लगने वाला रॉ मटेरियल का खर्चा भी मेरे लिए क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो कच्चे माल का खर्चा एक परिवर्ती लागत है, क्योंकि उत्पादन बढ़ने पर बढ़ेगा, उत्पादन घटने पर घटेगा, और जब उत्पादन शून्य करा जाएगा तो वो खुद भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कच्चे माल का खर्च, मजदूर की मजदूरी, बिजली पर किया गया खर्च, ये सारे खर्च किस में आ जाते हैं? परिवर्ती लागत में आते हैं। देखो, उत्पादन शून्य करने पर टीवीसी शून्य होता है। जैसे हमने उत्पादन बढ़ाया, 1 करा तो 6, 2 करा तो 10 इकाई, ठीक है, 3 करा तो 15 इकाई और फिर 4 करा तो 24 इकाई। इस तरीके से जैसे जैसे, अब यहां पर आप डेफिनेशन क्या समझ सकते हो, जब हमने उत्पादन को बढ़ाया तो टीवीसी यानी कि परिवर्ती लागत बढ़ा, जब हमने उत्पादन को ऐसे करके ऊपर जाए तो घटाया तो परिवर्ती लागत घटा, जब उत्पादन शून्य करा तो परिवर्ती लागत भी कैसा हो गया? शून्य हो गया। परिवर्ती लागत के कुछ और भी नाम है, याद रखना, इसे प्रत्यक्ष या फिर प्रमुख लागतों के नाम से भी जानते हैं। तो कुल परिवर्ती लागत बोल लो, परिवर्ती लागत बोल लो, या फिर इसे प्रमुख लागत बोल लो, या फिर इसे प्रत्यक्ष लागत बोल लो, सबका मतलब एक ही। एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए नाम भी इस्तेमाल कर लेता है। अब आ जाते हैं इसके डायग्राम पे। इसका जो डायग्राम बनता है वो, इस डायग्राम की शेप याद रखना, इस डायग्राम को कहते हैं इनवर्स एस शेप, लेकिन हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे उल्टा एस आकार, उल्टा एस आकार कहते हैं। अब उल्टा एस आकार, इसका शेप जो है वो उल्टा एस आकार क्या है, लेकिन इसे समझने से पहले आप ये समझो कि टीवीसी बिल्कुल 0 से स्टार्ट करा है। रीजन क्या है कि जब उत्पादन शून्य होगा
जब उत्पादन शून्य होगा तो टीबीसी शून्य हो जाएगा। एक तो इस चैप्टर में हमें एक बात ये भी याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पर हमेशा आपको क्या रखना है उत्पादन रखना है, और वाई एक्सिस पर जो डायग्राम आप बनाओगे उस डायग्राम का नाम लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे टीएफसी बनाया तो टीएफसी का नाम लिखा, यहाँ पे टीबीसी बना रहा हूँ तो टीबीसी का नाम, और यहाँ पे टीसी बना रहा हूँ तो टीसी का नाम आ जाएगा। और एक्स एक्सिस पे हमेशा उत्पादन या फिर आउटपुट आप लिखोगे। पूरे चैप्टर में याद रखनी है ये बात कि जो डायग्राम बनेगा उसका वाई एक्सिस पे नाम आएगा, और उत्पादन हमेशा कहाँ लिखना है, एक्स एक्सिस पे लिखना है। तो पहले नंबर की बात डायग्राम में याद रखनी कि जीरो से स्टार्ट होता है। क्यों जीरो से? क्योंकि जब उत्पादन शून्य होता है तो टीबीसी जीरो होता है। उत्पादन शून्य है तो टीबीसी कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। जीरो से स्टार्ट होता है और इसे कहते हैं धनात्मक ढाल। टीबीसी का जो ढाल होता है वो धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब इस तरीके से जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा टीबीसी भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसका जो आकार होता है वो उल्टा एस आकार होता है। उल्टा एस आकार के पीछे की कहानी क्या है? देखो, उल्टा एस आकार की कहानी, पीछे की कहानी ये है कि जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो टीबीसी पहले घटती दर से बढ़ता है और उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ना शुरू कर देता है। आपके पास जो भी बुक है आप उसमें टीबीसी का टेबल देखना, पहले वो घटती दर से बढ़ेगा। टीबीसी पहले घटती दर से बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ना शुरू कर देगा। आपको ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट नंबर पे है कुल लागत। कुल लागत को हम लोग टोटल कॉस्ट यानी कि टीसी भी कह सकते हैं। तो टीसी क्या है? हमारे अल्पकालीन लागतों का योग है। अल्पकालीन लागत दो है हमारे सामने, स्थिर लागत और परिवर्ती लागत। स्थिर और परिवर्ती लागतों का योग कर दिया जाता है तो कौन सी लागत बन जाती है? कुल लागत। इसलिए लिखा हुआ है स्थिर लागत और परिवर्ती लागत के योग को कुल लागत कहा जाता है। एक बार हम इसको शेड्यूल तालिका की मदद से समझ लेते हैं। आउटपुट मैंने लिख दिया, उत्पादन लिख दिया 0 से लेकर 4 तक। फिर टीएफसी, ये वाला डाटा उठा लिया हमने टीएफसी का, सब में 100 है। ये लो, सब में 100 है, इसे तो समझने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। टीएफसी आउटपुट के हर लेवल पर सेम रहता है। पूरे चैप्टर में याद रखना, न्यूमेरिकल्स में भी याद रखना, ठीक है। इवन आउटपुट 0 होता है तो भी टीएफसी 0 नहीं होता है। टीवीसी आउटपुट 0 है, उत्पादन 0 है तो ये 0 होता है। उसके बाद पहले घटती दर से बढ़ता है, उसके बाद फिर बढ़ती दर से बढ़ना शुरू कर देता है। देखो, पहले 0 से 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, लेकिन फिर 5 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा। इसीलिए तो टीबीसी का जो आकार होता है वो उल्टा ऐसा आकार होता है, क्योंकि पहले घटती दर से बढ़ता है फिर बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करता है। अब आ जाते हैं हम लोग टीसी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? टीएफसी प्लस टीबीसी। 100 में 0 ऐड करेंगे, 100 आ गया। 100 में 6 ऐड करेंगे, 106 आ गया। 100 में 10 ऐड करेंगे, 110 आ गया। 100 में 15 ऐड करेंगे, 115 आ गया। 100 में 24 ऐड करेंगे, 124 हो गया। तो टीसी निकालने का टीएफसी को टीबीसी में ऐड करो, आपका टीसी निकल जाता है। जो टीसी का डायग्राम है उसमें दो बातें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो टीसी का डायग्राम है कभी भी गलती से इसे 0 से स्टार्ट मत कर देना। 0 से स्टार्ट कौन सा होगा? टीबीसी, क्योंकि टीसी कभी 0 होता ही नहीं। जब आउटपुट शून्य होता है, उत्पादन शून्य होता है तो टीसी 0 नहीं होता। टीसी किसके बराबर होता है? टीसी टीएफसी के बराबर होता है। टीसी का जो डायग्राम है वो कभी 0 से स्टार्ट मत करना, उसको ऊपर से स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि टीसी कभी शून्य नहीं हो सकता है। टीसी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। पहली बात तो याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसका आकार भी उल्टा एस आकार है। क्या आकार है इसका? आकार याद रखना, उल्टा एस आकार है। इसका आकार कैसा है? उल्टा एस आकार। जैसे टीबीसी का था वैसे ही टीसी का आकार भी कैसा है? उल्टा एस आकार है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीनों चीजें मैंने बता दी, टीसी, टीएफसी और टीबीसी, तीनों के बीच में क्या अंतर है। अब एग्जाम में कई बार डिफरेंस पूछ लेता है कि टीएफसी और टीबीसी में क्या अंतर है। इसकी चीजें इस साइड लिखो, इसकी चीजें उठाकर इस साइड लिख दो, उदाहरण लिख दो दोनों के, ठीक है। दोनों का डायग्राम बना दो, दोनों का शेड्यूल बना दो। और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? कुछ उदाहरण दे देगा, बोलेगा पहचानो कौन सा स्थिर लागत है, कौन सा परिवर्ती लागत है। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हमने अल्पकालीन लागतों को समझा। अगली क्लास के अंदर मैं आपको औसत लागत के बारे में समझाऊंगा।